हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी तक हमने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर ली है, क्लास 10th के बोर्ड भी आ गए हैं और हम कॉन्फिडेंट भी हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ आज की वीडियो में। मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ वो बायोलॉजी की बात कर रही हूँ और बायोलॉजी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मुझे विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। मैं कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाली हूँ आज, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की। आपको पता होगा कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमारे पास 4 सब टॉपिक्स थे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन जो है उस चैप्टर में हमारे 2 पार्ट थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमारा फोटोसिंथेसिस पार्ट था, जहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द activity which is given in your NCERT. Kindly go through those activity, why chlorophyll is important, how to prove chlorophyll is important for the photosynthesis, how it is proved that CO2 is important for photosynthesis। तो इनके explanation बहुत important है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन जो है, जो वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उस पे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप होता है और उसके बाद एसिमिलेटरी पावर बनता है, एटीपी बनता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। तो ये जो स्टेप वाइज है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करूँ तो अमीबा में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें किस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उसके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, तो आपको पता होने चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट क्या हैं। बहुत ही बार आया हुआ ये क्वेश्चन है कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज किस फूड प्रोडक्ट पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है। एक और कॉमन क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन एनिमल में, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl का रोल, जो कि एसिड है, तो HCl का रोल क्या है हमारे बॉडी में और उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमारी बॉडी, हमारे स्टमक को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पे म्यूकस का रोल आता है। उसके बाद न्यूट्रिशन में ये इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट है पैनक्रियाज के, लिवर का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। किसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर एरोबिकली होता है तो क्या होता है, अगर एनारोबिकली क्या होता है। तो ये वाला पार्ट जो है आपका एक पिक्चर के थ्रू दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ पे आपके मसल में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन वहां से इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात। अगर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर एनिमल की रेस्पिरेशन की बात करें तो एनिमल में जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, वो वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यू कैन एक्सपेक्ट कहाँ से, डबल सर्कुलेशन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्ट क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि मतलब हार्ट के पार्ट्स क्या हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल में से किधर से ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। मुझे पता है ये सब आपको पता है, मैं बस एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको किस तरह से फिर से एक बार रिविजन करना है, लास्ट मिनट रिविजन कैसे करना है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में जो है वो एक्सक्रीशन में आपका इम्पोर्टेंट है कि
हीमोडायलिसिस क्या होता है? अगर किसी पर्सन का किडनी खराब हो जाता है तो हीमोडायलिसिस किया जाता है या डायलिसिस पे रखा जाता है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, लेवलिंग करने को पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके जो स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के वो पूछा जा सकता है। तो ये था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टॉपिक मैंने बताया है ये मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपके पास है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके थोड़े-थोड़े से फंक्शंस को याद कर लेना है, समझ लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क से लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है पहले भी। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप न्यूरॉन्स के बारे में जान सकते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है, ड्रॉ करना आ सकता है। आप उसमें ड्राइंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में तो कुछ ग्लैंड्स की बात करनी है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना, लेकिन प्लांट के हॉर्मोन्स इम्पॉर्टेंट है, कैसे ग्रोथ रेगुलेट करते हैं प्लांट के हॉर्मोन्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन अगर मैं ये टॉपिक नहीं कवर करूँगी तो आपका इम्पॉर्टेंट रह जाएगा। तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हेरिडिटी चैप्टर है, हेरिडिटी एकदम मस्ट है कि आप अच्छे से करके जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं उसमें। तो हेरिडिटी चैप्टर में आपका क्रॉसेस जो है, लॉ है, वो तो आपको पता है, लॉ अच्छे से लॉज, मेंडल के लॉज करने हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आता है कि जो भी कैरेक्टर मेंडल ने लिया उन पे वर्क किया, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका हेरिडिटी चैप्टर में रेशियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए बोल दे सब्जेक्टिव टाइप में, तो वो आप अच्छे से देख के जाना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद डाई हाइब्रिड का क्रॉस कराने तो नहीं बोलेगा आपको, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या आती है, मेनली जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पे आ जाइए। तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में है, वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो आप देख के जा सकते हो। माइट भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप आराम से सुनना इस वीडियो को, आपको समझ आएगा कि मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ जहाँ से गारंटीड क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनमें हॉर्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्लैंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी मतलब ऐसे टारगेट करना है कि एक बार बैठा तो एक चैप्टर की रिवीजन करके ही उठना है बायोलॉजी में, और वो हो जाएगा। लास्ट टाइम के लिए टिप्स ये भी होते हैं कि आपने जो नोट्स बनाए उसके कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो एक पेज पे लिख लीजिए, मेमोराइज है कि नहीं वो देख देख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो हो गया। एक दिन बैठिए तो सिर्फ ड्राइंग करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो भी हो जाएगा। एक चैप्टर बचता है आपका आवर एनवायरनमेंट, वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ वो भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, फूड चेन, फूड वेब, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी बता दूंगी, आप मुझे टेक्स्ट करना, मैसेज करना, जो आपका चैट बॉक्स है उसमें भी डाल सकते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं। तो बोर्ड में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाएंगे। और जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने कैसे आंसर लिखे थे, आजकल जितने भी क्वेश्चन बैंक आते हैं उसमें सब दिया हुआ रहता है, तो एक बार देख लीजिए।
हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कर लेना आप। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड योर एग्ज़ाम विल बी जस्ट अमेजिंग। जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।